है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों के द्वारा चल रहा है। और अगर अभ्यर्थियों के आज के कार्यक्रम की हम बात करें तो आज जो अभ्यर्थी है वो हवन कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ आलोक भी जुड़ गए हैं। आलोक इससे पहले 6ठे चरण की बहाली को लेकर लगातार मुखर थे और अब 7वें चरण की बहाली पर भी अपनी बात रखेंगे। आलोक, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैम, और सभी आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से धन्यवाद कि आपने एक बहुत अच्छा जो सीधा रुख मुद्दा है करते 7वें हैं चरण का वो धरना स्थल लगातार का, उठाया जहां है। से हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? मुझे एक पंडित जी भी दिखाई दे रहे हैं। हवन का आज इनका कार्यक्रम है, जरा बातचीत कीजिए, क्या कह रहे हैं ये लोग? हम बता दें कि अभी अभी जो है 7th फेज के सीटेट बीटेट अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंचे हुए हैं और आज इनका हवन का कार्यक्रम है। लगातार ये इनका कहना है कि लगातार हम लोग 3 साल से जो है सीटेट बीटेट को लेकर के पास किए हुए हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली जा रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए महिला अभ्यर्थी है, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है इनका। सर क्या बोले, सरकार और सिस्टम तो इस तरीके से सरकार और सिस्टम तो इस तरीके से करप्ट हो गई है कि इनके लिए कुछ भी बोलना मतलब कम पड़ जाएगा। 3 साढ़े 3 साल से हम लोग को पागल बना के रखे हैं कि आज दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, कल दे रहे हैं विज्ञप्ति। मतलब समझ में नहीं आता कि ये लोग शीघ्र और जल्द की परिभाषा को ही बदल दिया है। हम लोग आज हवन कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग आज सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि बहुत ही जल्द हम लोग रोड पे उतर करके, और 22 अगस्त को जो डाक बंगला चौराहे पे प्रदर्शन किए थे उससे भी खतरनाक प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। और इसके लिए सरकार और सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोग सत्याग्रह तरीके से यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं। तो सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि ना तो हमारी खोज खबर लेने आए हैं और ना तो हमें कुछ भी आश्वासन दिए। तो हम लोग रोड पर उतरने के लिए विवश है और मैं उनको खुला चुनौती देती हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर सत्यवादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं तो इसे वो हमारी कमजोरी नहीं समझे, क्योंकि जोश जज्बा और पागलपन आज भी वही है। बस हमने आंदोलन का तरीका बदला है, तेवर नहीं। और बहुत ही जल्द ये तेवर जो है ये रोड पे उनको नजर आ जाएगा। इसके लिए भी वही लोग विवश किए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 1 महीना से हम लोग यहाँ पर उनको बता रहे हैं कि हम लोग हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग गांधीवादी से भगत सिंह बनने के लिए विवश किया जा रहा है इनके द्वारा, क्योंकि इनका कोई भी काम जो है वो हमेशा टाइम पे होता है। आप खुद देखे होंगे कि 18 घंटे में इनका एक तरफ रेजिग्नेशन लेटर होता है तो वही दूसरी और ज्वाइनिंग लेटर तैयार होता है। शर्म आनी चाहिए उन्हें ये बोलते हुए कि वो कहते हैं कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए। सर, आप सिस्टम चला रहे हैं बिहार का, आपको पूरा का पूरा देखने के लिए आपको 18 घंटे में समझ में आ जाता है। और ऐसा क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट में है कि आपको 3 साढ़े 3 साल से भी समझ में नहीं आ रहा है? ये आपके मुंह पे तमाचा। आप युवाओं के साथ छलावा बंद करें। और सबसे बड़ी चीज की सर, आप लोग देख रहे होंगे कि कल बीपीएससी वालों का प्रोटेस्ट था, वो लोग रोड पे उतरे हैं तो उनके पास उनको समझ में आ गया कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका मुद्दा को चुनावी एजेंडा नहीं बना सकते हैं, ये क्लियर कट है। लेकिन टीचर की वैकेंसी लाखों में आनी है और उन्हें इस चीज का पूरा लोभ है कि क्यों ना हम इस वैकेंसी के द्वारा किन्हीं को पीएम बनना है और किन्हीं को सीएम बनना है। इसी वजह से ये हमारा मुद्दा जो है ये लटका करके रखे। लेकिन हम अभ्यर्थी भी इस बार उनको चेतावनी दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द बिहार प्रदेश के 1,20,000 अभ्यर्थियों को आह्वान किया गया है कि वो रोड पर आकर के और अपनी संख्या को दिखाए। चूंकि हमारी मजबूरी है कि हम लोग बहुत सारे अभ्यर्थी को नहीं बुला सकते, क्योंकि हम लोग बेरोजगार है और हमारे पास फंडिंग की प्रॉब्लम है, इसीलिए रोटेशन वाइज बुला रहे हैं। सरकार को ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि हमारी संख्या कम है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है सैकड़ों संख्या में जो है अभ्यर्थी आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे पहुंचे हैं और हमारे साथ आज हवन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक पंडित जी भी आए हैं। उनसे जरा सा बात करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका इस बारे में।
हम लोग आज शिक्षा मंत्री के सद्बुद्धि और यथाशीघ्र तुरंत तत्क्षण अविलंब की परिभाषा को स्पष्ट वेद में देखना चाहते हैं कि आपको 4 साल से तुरंत और तत्क्षण अविलंब एकदम जस्ट उसके बाद ये आपको परिभाषा नहीं मिल रहा है जी। 27-28 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों का सूरज लग रहा है उगवे नहीं करता है, और आप लोग आजकल कर करके इस 7वें चरण बहाली को चुनावी एजेंडा बनाना चाह रहे हैं। तो कान खोल करके सुन लीजिए कि हम लोग बहुत जल्द पूरे बिहार में आकर के, आप अगर सड़क पर ही देखना चाहते हैं एक शिक्षक के कलम की ताकत, तो हम आपको दिखाते हैं कि ताकत क्या होता है। इसका बहुत जल्द संकलन होगा और पूरे बिहार को हम लोग घेर देंगे। डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो, केवल वादे करते हुए जुमले वादे, कोई हकीकत पर काम नहीं हो रहा है जी। बिल्कुल शुभम, बने रहिए हमारे साथ, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे धरना स्थल पे क्या कुछ आक्रोश वाला माहौल है वो जानेंगे। लेकिन आलोक भी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, तस्वीरों से साफ है कि आक्रोश है और धीरे धीरे ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जो एक महिला अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ी थी वो सीधा कह रही थी कि भाई हमें गांधी सिंह, भगत सिंह बनने पर मजबूर ना करें। तो कहीं ना कहीं जो है इनका भरोसा सरकार और उसके आश्वासन से उठता जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सरकार के आश्वासन से अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे चुका है। और आप देख रही हैं पिछले 24-25 दिनों से लगभग आंदोलन चल रहा है। सरकार के कोई बड़े अधिकारी, सरकार के कोई मंत्री, सरकार के कोई विधायक जाके यहाँ तक ये पूछ नहीं रहे हैं कि हाँ आपकी समस्याओं को हम लोग संज्ञान में लेके तुरंत नियमावली जारी करेंगे। और अच्छा कहा इन्होंने, शीघ्र, अतिशीघ्र और जल्दी, ये 3 शब्द जो सरकार की जुमलाबाजी बन चुकी है नई सरकार की। ये अभी जो महागठबंधन की सरकार है वो बीजेपी वाले लोग को बोलते हैं जुमलेबाजी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 शब्दों की परिभाषा इनको भी साबित कर रही है कि जुमलेबाजी यहाँ भी चल रही है। शीघ्र, अतिशीघ्र और जल्दी, ये हर बार जब भी कोई अभ्यर्थी कहीं जाता है या सरकार के भी कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री हो या सरकार के जो भी आपको कर्मचारी से भी बात करने पे लोग यही बताते हैं कि बहुत जल्द आप लोग का काम हो रहा है, बहुत जल्द आपकी नियमावली आ रही है, बहुत जल्द आपका 7वां चरण आ रहा है। तो अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे चुका है। अंतिम दिन आपने जब डिबेट कराया था तो आपने देखा था कि राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी भी आए हुए थे और उन्होंने भी यही बात दोहराई थी कि शीघ्र और बहुत जल्द इन लोग का हो जाएगा। जबकि पिछला डिबेट भी जो हुआ था उसमें भी इन्होंने यही बात, 1-2 महीने पहले भी बिहार तक चैनल पे इस तरह के डिबेट हुए हैं, वहां भी उन्होंने यही बात की थी। तो अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे चुका है। ये शीघ्र, अतिशीघ्र, जल्दी की परिभाषा जानने को अभ्यर्थी उत्सुक है कि आखिर इसकी परिभाषा क्या होगी। और कहीं ये भी कोई जुमलेबाजी वाली तो बात नहीं है, शीघ्र, अतिशीघ्र और जल्दी, इनका धैर्य जवाब दे चुका है। कल मंगलवार था, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। अभ्यर्थियों को बहुत उम्मीद थी कि इतना दिन से आंदोलन हमारा चल रहा है, सरकार हमारे आंदोलन को सुनेगी, अभ्यर्थियों की आवाज को सुनेगी और कम से कम नियमावली को पब्लिश करेगी ताकि 7वें चरण की बहाली की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अभ्यर्थियों के हाथों में घोर निराशा हाथ लगी जब कल कोई तरह की घोषणा शिक्षा का जो बजट, शिक्षा विभाग का जो मीटिंग, कैबिनेट के मीटिंग में शिक्षा से संबंधित जो मामला था उसमें कोई नियमावली की चर्चा नहीं की गई। इसलिए अभ्यर्थियों में घोर निराशा है और ये निराशा और भी बढ़ गया है कल के कैबिनेट मीटिंग में कोई निर्णय नहीं होने के बाद। और ये आंदोलन और तेज होते जाएगा दिन ब दिन, क्योंकि अभ्यर्थियों में आक्रोश जो है वो बढ़ते जा रहा है। सरकार शीघ्र, अतिशीघ्र और जल्दी की परिभाषा तय करे और जल्द से जल्द नियमावली जारी करे। अब ऐसा लग रहा है कि झूठे आश्वासन से इनका जो है धीरे धीरे भरोसा उठ रहा है और सवाल यही है कि एक इशारा जो सब तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं कि इस पूरे बहाली को अटकाकर इसको चुनावी मुद्दा या चुनावी माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है महागठबंधन सरकार के द्वारा। सबको पता है 2022 के हम आखिरी पड़ाव पर, इसके बाद 23 और फिर 24 का लोकसभा चुनाव है। तो इनको लगता है कि बड़ी संख्या में, क्योंकि अभ्यर्थी जो है नौकरी के इंतजार में है, अगर चुनाव से ठीक पहले नौकरी का ऐलान कर दिया जाएगा तो माइलेज मिल जाएगा लोकसभा चुनाव में। क्या आपको भी ऐसी शंका है? देखिए, शंकाएं तो ऐसे बन रही हैं क्योंकि जल्द और शीघ्र, अतिशीघ्र, ये सब 3 महीने से शिक्षा मंत्री जी बोलते आ रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी बोलते आ रहे हैं। जैसा मैंने लास्ट डिबेट में भी ये बात कहा था कि अभ्यर्थियों ने जब जुलाई में लगातार आंदोलन किया 25 दिनों तक, तो एक शेड्यूल जारी किया गया था, प्री शेड्यूल, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा, कि आप लोग का अगस्त में प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। अगस्त के लास्ट से सितंबर से सब पूरा जो उसका नियोजन की तारीख वगैरह सब बताई गई थी।
आवेदन की तारीख कब से अप्लाई होगा, ये सारी चीजें तय की गई थी, बताई गई थी। एक प्री शेड्यूल देके अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया था अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि आप अपना आंदोलन समाप्त कर दे और हम आपका शेड्यूल तय कर दे रहे हैं कब से कब आपका होगा। लेकिन अभी तक प्री शेड्यूल भी फॉलो नहीं हुआ। प्री शेड्यूल के बाद दोबारा अभ्यर्थी आंदोलन पे बैठ गए हैं और अभी इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, 24-25 दिनों से कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों ने ठीक नहीं कहा कि गांधीवादी रास्ता हम लोग अपनाए हुए हैं, भगत सिंह बनने पे मजबूर नहीं करेंगे। ये शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, 24-25 दिन से कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन यही इनकम टैक्स चौराहा वगैरह एक बार जब जाम कर दिए था, अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हुआ था। जदयू कार्यालय में गए थे, वहां लाठीचार्ज हुआ था। तो आखिर अभ्यर्थियों को मजबूर किया जाता है कहीं ना कहीं कि वो कुछ गलत स्टेप ले, गलत तरीके से आंदोलन को बढ़ाएं। अदरवाइज अगर अभ्यर्थी जिस तरीके से आंदोलन 24-25 दिनों से कर रहे हैं, सरकार को कोई ठोस निर्णय ले लेना चाहिए था। क्या 24-25 दिन जल्द की परिभाषा में नहीं आता है? अगर ये यहाँ पे सरकार के कोई या फिर पार्टी के कोई प्रवक्ता रहते तो इसका जवाब वो जरूर देते कि क्या शीघ्र अतिशीघ्र में 25 दिनों का आंदोलन उसमें शामिल है कि नहीं, क्या 25 दिन को शीघ्र अतिशीघ्र माना जाए कि नहीं माना जाए, या अभी सरकार अभी और शीघ्र अतिशीघ्र के नाम पे इसको 2023-24 ले जाने के चक्कर में लगी हुई है। जहां तक मुझे लगता है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि हम 2024 में इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस बहाली को फंसा के रखें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार अभी अपने पास से गलती कर रही है, पॉलिटिकल रूप से भी। क्योंकि अगर बहाली जब भी निकलती है तो कम से कम 3 महीना 4 महीना का मिनिमम समय लगता है सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, अप्लाई करने का दिन होता है, बहुत सारे चीजें प्रोसेस में आते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर ये सोच रही है कि सडनली हम 24 में ही निकालेंगे या 23 के लास्ट में निकालेंगे और फायदा उठा लेंगे 24 में इस वैकेंसी का, तो ऐसा नहीं है। अभ्यर्थी अब इतने बेवकूफ नहीं है। अभ्यर्थी इतने दिनों से जो बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल यही है। हमारे साथ आलोक जुड़े हुए थे लगातार, और एक सवाल जो लोग यहाँ पर आलोक उठा रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो उठा रहे हैं कि भाई 26 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे लोग, इनकी बात तो नहीं सुनी जाती, लेकिन बीपीएससी वालों की बात तुरंत सुन ली जाती है। उस बारे में कैबिनेट जो है अपनी बात रख देता है, लेकिन क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो लगता है कि भाई इस बात को अटका कर रखने में ही हमारा पॉलिटिकल फायदा है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, पॉलिटिकल माइलेज की तो बात है ही कि शिक्षकों की भर्ती जब भी आएगी तो बड़े पैमाने पे आती है। अभी आपने देखा होगा छठे चरण में भी जो भर्तियां हुई, 90,000 सीटें आई थी, लेकिन केवल 42,000 लोगों की भर्ती हो पाई। सरकार की जो नीतिगत खामियां थी बहाली प्रक्रिया में, उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की तो कोशिश होती है। शिक्षक बहाली हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है और राजनीतिक दल उसको चुनाव में भुनाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की भी जो सरकार अब पिछले बार जो बनी हुई थी नीतीश कुमार जी के साथ में, वहां भी एक चीज बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2020 के चुनाव में दिया था कि 3 लाख शिक्षकों की वैकेंसी जो है हम लोग 1 साल के अंदर पूरा करेंगे, 3 लाख शिक्षकों की भर्ती देंगे। लेकिन 3 लाख शिक्षकों की भर्ती नहीं आई। बमुश्किल 42 से 50,000 तक मैक्सिमम आप मान सकते हैं छठे चरण में नियुक्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी जो है शिक्षक बहाली को एक राजनीतिक एजेंडा बनाने के तौर पे देखती है और इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश जरूर करती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का एक मुद्दा है शिक्षक बहाली, क्योंकि बड़े पैमाने पे भर्ती आती है। तो ये चीज हो सकता है कि पॉलिटिकल माइलेज देने के पर्पस से इसको रोका जा रहा है। बिल्कुल आलोक, इसके अलावा सवाल पूरे मामले पर यह भी है कि नीतीश कुमार तो चलिए अपने पॉलिटिकल करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन तेजस्वी से बड़ी उम्मीदें शिक्षक अभ्यर्थियों को भी थी, बिहार को भी थी। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे उनसे मिलने पटना पहुंचे, तो देश की सियासत में भी तेजस्वी एक बड़ा चेहरा बनते नजर आ रहे हैं मोदी विरोध के। लेकिन जैसे जैसे ये बहाली अटक रही है, उससे तेजस्वी की कार्यशैली पर या उनकी छवि पर भी असर पड़ेगा, आपको लगता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जब महागठबंधन सरकार जब बनाई तो सब लोग का एक्सपेक्टेशन था कि तेजस्वी जी ने जो चुनावी वायदे किए थे कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, वो रोजगार वो देंगे। पहले कैबिनेट से उन्होंने वादा किया था कि पहले कैबिनेट में 10 लाख देंगे। चलिए, पहले कैबिनेट में नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने सोचा चलिए 2-3 महीने में तो कम से कम आएगा। लेकिन अभी तक आप देखिए तो रोजगार के नाम पे क्या हो रहा है, ये सबके सामने है। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक तेजस्वी जी की सरकार बनने के बाद जो है, जो आप ऐसे प्रवक्ता महोदय आके कहते हैं कि हम लोग 40-50 साल लोगों की ज्वाइनिंग हम दे दिए हैं, लेकिन ये 40-50 साल की जो ज्वाइनिंग हुई है वो कहीं ना कहीं पुरानी एडवर्टाइजमेंट थी, उसके द्वारा ज्वाइनिंग हो रही है। अभी आपने कितना नया दिया है, नया विज्ञापन दिया है, उसकी चर्चा की जाए अगर, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बड़ा संख्या आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर अब जो युवाओं ने विश्वास करके 2020 में वोट करा था
हम जैसे युवाओं ने वोट करा था कि सरकार जब बनेगी तो बक के अमाउंट में वैकेंसी आएगी, और हमारे जैसे कई युवाओं ने वोट करा था कि आरजेडी की सरकार जब बनेगी तो बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दा को लेकर तेजस्वी जी 2020 के चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसका हम लोगों ने समर्थन किया था। और पहली बार लगा था कि कोई एक युवा है जो युवाओं की समस्याओं को समझ रहा है और उन्हीं मुद्दे को लेकर चुनाव में आ रहा है, तो सारे युवाओं ने वोट करा था। लेकिन पिछले 3 महीने की जो गतिविधियां हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं हम लोगों में निराशा है, और हमारे जैसे तमाम युवा जो अभी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं उनको भी निराशा हाथ लगी है। यही छठे चरण में जब हम लोग आंदोलन करते थे, तेजस्वी जी भी आते थे और आवाज नहीं आ रहा है, वो लोग आते थे, भाई आवाज लेकिन नहीं आ अभी रहा है आपका। कोई तरह का ठोस आश्वासन जो है आवाज देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में ये निराशा है कि जो सरकार से एक्सपेक्टेशन उनका था, तेजस्वी जी से एक्सपेक्टेशन था, और तेजस्वी जी के पास भी एक अच्छा मौका है कि वो युवाओं से जो वादा किए हैं, अगर उसका 50% भी वो पूरा कर दे, 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा उन्होंने किया था, अगर वो 5 लाख भी दे दे, तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 के चुनाव में उनको बिहार में अच्छी खासी सीटें लाने से कोई रोक पाएगा। और मोदी जी का जो रथ है उसको रोकने की कुवत जरूर तेजस्वी यादव जी में है, लेकिन जो वायदे हैं वो वायदे अगर जुमलेबाजी हो गए तब तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर वायदे अगर 50% भी पूरे हो गए तो मुझे लगता है काफी फायदा होगा राजद को भी, इस सरकार और इस सरकार को भी काफी फायदा होगा। ऐसे हमारी उम्मीदें हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी फिलहाल 2-3 महीनों में निराशा ही हाथ लगी। बिल्कुल, धरना स्थल से हमारे संवाददाता शुभम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पटना से तस्वीर भी हमको दिखा रहे हैं। शुभम, जरा नाराज अभ्यर्थियों से बातचीत कीजिए, क्या कुछ कहना है? मांग कमेंट में मैं देख रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि डिबेट करवाने आरजेडी सीनियर नेताओं के साथ, वो भी हम कल करवाएंगे, लेकिन आज जरा इनकी बात आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो सरकार है कान में हेडफोन लगाकर बैठी है, इनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, उन तक भी बात पहुंचनी चाहिए, जरा इनसे बातचीत कीजिए। जी मैं बता दूं कि लगातार 3 वर्षों से ये लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को किसी तरह जो है नियोजन किया जाए, हम लोग पास करके बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहना है? हम आज 26 दिन से इस गर्दनी बाग में हम लोग बैठे हैं, पर सरकार इससे पहले हम लोग मई में प्रोटेस्ट किए, आज यदि की सरकार ने इसी गर्दनी बाग में वो लोग आते थे और बोलते थे जब मेरी सरकार आएगी तो हम लोग जिस दिन हम लोग की सरकार की उस दिन ही हम आप लोग को नियुक्ति पत्र दे देंगे, पर हम आज कुछ आरजेडी की सरकार भी तो बन गई, ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी की सरकार नहीं है अभी। हुआ क्या कहाँ से आप लोग को आश्वासन मिला? कहाँ कुछ आश्वासन मिला आपको? सर अभी तक तो कोई आश्वासन, खाली देखिए चित्तरंजन गगन सर को हम उनको बोलते हैं कि आप चाहे आरजेडी से पद छोड़ दीजिए या लड़कन को बरगराना छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बरगराने का काम किए तो सिर्फ वही किए हैं। नवंबर में आ जाएगा, दिसंबर में हम तो पूछना चाहते हैं, वो बोली थी दिसंबर में नियुक्ति पत्र देकर स्कूल में चले जाएगा, दिसंबर कल आ रही है, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं नियुक्ति पत्र है कहाँ? इसीलिए उनको हम बोलना चाहते हैं आप बरगराना छोड़ दीजिए और स्टूडेंट से माफी मांगिए आके गर्दनी बाग में, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट आपसे ही परेशान है, क्योंकि आपके पास जब भी जाते हैं आप यही बोलते हैं दिसंबर में नियुक्ति दे देंगे, दिसंबर में, हम तो कल है दिसंबर, हम उनसे पूछना चाहते हैं नियुक्ति पत्र कहाँ है? स्कूल में चले जाएंगे। बिल्कुल, चित्तरंजन गगन जो कि आरजेडी के नेता है, उनकी बड़ी नाराजगी है, क्योंकि जब वो विपक्ष में बैठे तो जी सुकन्या, इनका भी साफ के माध्यम से कई बार धरना स्थल पर भी जाकर दिखाया करते थे। अब लोगों को लग रहा है, जो अभ्यर्थी उनको लग रहा है कि भाई अब तो आपकी सरकार बन गई, अब आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? हर महीने एक नया आप डेडलाइन दे देते हैं कि भाई इस महीने में आपका काम हो जाएगा, लेकिन महीना निकल जाता है, काम नहीं होता है। मिकू भी हमारे साथ बने हुए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये भी धरना स्थल पर मौजूद थे, लेकिन अब इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए घर से ही समर्थन दे रहे हैं। मिकू, क्या लग रहा है आपको कि कब सरकार आपकी बात मानेगी और क्या कुछ नाराजगी यहाँ पर अभ्यर्थियों में है, जरा बताइए। जी सुकन्या मैम नमस्कार, और आलोक भाई आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी और बिहार के जितने भी आवाम है, सभी को मेरा नमस्कार। मैम एक कविता के थ्रू या मतलब दोहा के थ्रू मैं कुछ कहना चाहूंगा कि खैर खून खासी
बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। यानी हम लोगों के प्रति जो नीतीश सरकार के, जो आरजेडी सरकार के एक बैरपना हो गई है, मतलब दुश्मनी। जो कल तक सत्ता में नहीं थे तो एक घमंड भी नहीं था, हमारे साथ आते थे और हमारे पंडाल में बैठ करके बड़ी बड़ी आवाम दिया करते थे, बड़ी बड़ी आवाज दिया करते थे कि हम आपके साथ हैं। आज वही आवाज हमारी घुटन बन चुके हैं, वही आवाज हमारी बातों को अनसुना कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि खैर खून खासी बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। तो हम लोगों से जो दुश्मनी बन पड़ी है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, ये पूरा बिहार देख रहा है। और इसके साथ साथ बिहार के जो बाहरी राज्य भी, वो भी देख रहा है कि नीतीश सरकार शिक्षा और शिक्षक के प्रति कितना उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। और पता नहीं उनको क्या तख्ता पलट या फिर किस चीजों को लेकर के हम लोगों से अदला बदली रहती है। तो इनसे एक गुहार है कि जितना जल्द 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दे दे, अन्यथा ये भी तैयार रहे कि हम लोग भी कम से कम अगर हमारी हक नहीं मिल पाता है तो हम आगे बढ़ करके किस हद तक जाएंगे, इसका नैतिक जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जाता है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुकन्या मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शायद नेटवर्क इश्यू है या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो चाहता हूँ कि धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को आगाज करेंगे, अपने ढंग से दिव्यांगों के लिए काम करते हैं। आज मैं आपको बता दूं, जब मैं घर से निकल रहा था एक टीचर मेरे यहाँ है, इधर आज प्रोग्राम होना था, कैसे होगा? जी मैम, बताइए। कौन घुमाते हैं हमारे किसी मजदूरी है, इसको हमारी क्या अहमियत है, हम क्या है, हम कौन है? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की तरफ से दर्शाने के काम करें। और मैं सरकार को सर एक मिनट चाहता हूँ, एक बात कितने लगातार मांग कर रहे हैं? दीदी ने आज 26वां दिन है सर, और 4 नवंबर से हम लोग कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं इस इंतजार में, क्योंकि सरकार कहती है कि ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, ये लोग आतंकवादी है, ये लोग रोड पे उतरते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सर अभी 26 दिन से हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, किस नींद में सोए हुए हैं? कम से कम अभी तो आप आइए, देखिए तो ये शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या इशू है। आप 3.5 साल से हम लोग का मैटर लटका रखे हैं, और जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि आपका मैटर अति शीघ्र बहुत जल्द अभी जारी हो रहा है, मतलब सोचिए कि ये कितनी शर्मनाक कंडीशन है कि वर्ष 2022 जो है ये पूरा का पूरा शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि मार्च चल रहा है। जब मार्च में हम लोग प्रोटेस्ट किए तो हमें अप्रैल का डेट मिला था, उसके बाद सर जब मार्च में हम लोग प्रोटेस्ट किए तो अप्रैल का डेट मिला। अप्रैल में जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो मई का डेट मिलता है। मई में हम लोग 22 दिन प्रोटेस्ट किए थे। हमें एक रिटन आश्वासन मिला है दीपक सर के द्वारा कि आपका 7th फेज का नोटिफिकेशन जो है वो 26 जुलाई से शुरू हो जाएगा। उसके बाद भी सोचिए कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव तक ने हमें बरगलाने की कोशिश की है, और वो भी हमें अब इस तरीके से ठगने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे से ऊपर है, गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सर आपने क्या सोच करके हमें लेटर दिया था? शर्म आनी चाहिए कि सिस्टम के साथ साथ आप भी उसी करप्ट डिसीजन में आप भी शामिल है। आप किस तरीके से, आप एक पढ़े लिखे आईए से कम आपके बातों का तो वैल्यू होना चाहिए। हम लोग आज हवन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं इस करप्ट सिस्टम से और रूलिंग पार्टी से, क्योंकि इस रूलिंग पार्टी में ही प्रॉब्लम है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है उन्हें हमारा दुख दर्द नहीं दिखता है। साफ साफ उन्हें दुख दर्द हमारा दिख रहा था 6 अगस्त तक, अब क्या हो गया है उनको?
आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां जो है ना वो मैं समर्पित करना चाहती हूँ कि आप लोग भुजंग की तरह हम लोग को डसने का काम कर रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। आप लोग इस तरीके से बरगलाने का काम मत कीजिए सर, क्योंकि हम लोग अब रुकने वाले नहीं है। हम लोग 22 अगस्त के जैसा आंदोलन फिर से शुरू कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको पटना के सड़कों पर केवल सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट दिखेंगे। बता दें कि आक्रोश यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों का साफ नजर आ रहा है। आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, क्या लग रहा है? दिन जब छठे चरण वाले अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, वो दौर फिर से आपको रिकॉल जरूर हो गया होगा इन तस्वीरों से, इन आवाजों से। जी, वो रिकॉल तो हो रहा है, लेकिन इसमें एक अफसोस जरूर दिख रहा है कि पुराने जब छठे चरण के अभ्यर्थी आंदोलन करते थे तो विपक्ष में रहने वाले बड़े बड़े चेहरे जो थे, चितरंजन गगन जी, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, वो सभी लोग आते थे, लेकिन वो सभी अभी नदारद दिख रहे हैं। अभी के फ्रेम में वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग पहले खुद आंदोलन में आया करते थे, आज वो जब सत्ता में खुद आ गए हैं तो तमाम तरह की प्रॉब्लम बता के, ऐसा है कि सरकार में आए हुए बहुत कम दिन हुआ है, सिस्टम को भी समझने में समय लगेगा, तमाम तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं और बहानेबाजी करके बहाली को लटकाए हुए हैं। अभ्यर्थियों का दर्द है, आखिर कितना बार अभ्यर्थी विश्वास करे विभाग पे। अभी आपने सुना एक महिला अभ्यर्थी का दर्द कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये रिटर्न स्टेटमेंट जारी किया गया था। तो ऑब्वियस है कि जब रिटर्न स्टेटमेंट जारी होगा तो अभ्यर्थियों में ट्रस्ट होता है। देखिए, अभ्यर्थियों में एक राजनीतिक नेताओं के प्रति तो एक फेमस ही है कि नेताओं की बातों को विश्वास नहीं किया जाता है, लेकिन जब अपर मुख्य सचिव जी जब जारी किए थे तो सब लोग का एक विश्वास बहुत ज्यादा हो गया था कि अब चलिए कम से कम अपर मुख्य सचिव ने कह दिया है तो बात सत्य होंगी। लेकिन अब उनका भी बस कोई चल नहीं पा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल के अनुसार ही सरकारें चलती हैं और सरकार में जो रहेंगे उनके अनुसार ही उनको एक्ट करना है। जो उनको डायरेक्शन मिलेगा शिक्षा मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उसी को फॉलो करना है। अब ये बता नहीं सकते हैं, पहले सरकार जो थी वो जदयू भाजपा की थी, तो हो सकता है कि उस समय डायरेक्शन ये मिला हो, लेकिन उसी के दौरान जब सरकार उसकी थी, उसी के दौरान सरकार तो आपको अगस्त में चेंज हुई है, लेकिन जुलाई में भी तो विज्ञापन नहीं निकला। तो देखा जाए तो तीनों पार्टियां कटघरे में खड़ी हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को किसी पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। मिकू भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मिकू, ये जरा बताइए कि जब इससे पहले छठे चरण की बहाली को लेकर आंदोलन होता था, आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयासरत थे कि छठे और सातवें चरण को मिलाकर ही बहाली कर दिया जाए। तब से उस वक्त जो विपक्ष का स्पेस है वो आरजेडी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करती थी, लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो विपक्ष से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? अगर संजय जायसवाल के उस बयान को छोड़ दे तो, जो उन्होंने कहा कि भाई बहाली होनी चाहिए, उसके बाद कोई बड़ा नेता ना आपके आंदोलन उसमें जाता है, ना कोई ट्वीट होता है बीजेपी के बड़े प्रदेश के नेताओं के द्वारा, क्या कहेंगे? जैसा कि हमारे बड़े भाई आलोक जी ने बताया कि सभी एक ही छिपा के चट्टू बट्टू हैं। सभी राजनीतिक अगर देखा जाए तो तीनों लोगों का, चाहे वो जेडीयू हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, केवल मौखिक आश्वासन और मिला है अभी तो। मिकू, आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिए। बुला लेते हैं क्या, ये हम बात विचार करेंगे। और शिक्षक अभ्यर्थी लागत, चलिए, तकनीकी दिक्कत है मिकू, उसको दूर करके आपसे जुड़ेंगे। क्या ये दिखाई और सुनाई नहीं देती है? क्योंकि इसमें लाखों अभ्यर्थी का भविष्य जुड़ा हुआ है। आप बीपीएससी को लेकर के अगर 500-400 की संख्या में कोई रोड पर उतर जाता है, उसको एक नहीं 2 बार बुलाते हैं, बैठक कराते हैं। हमारे तो चलिए मिकू, आपके साथ कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क इशू है। शुभम निराला हमारे संवाददाता पटना के गर्दनी बाग से लगातार बने हुए हैं। शुभम जी, बातचीत कीजिए। हवन का जो उनका कार्यक्रम है उसकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? कुछ नहीं करना। सीटेड बीटेड अभ्यर्थी जो है लगातार 3 साल से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो है लगातार उन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं
छात्र जो हैं अब उग्र हो चले हैं और आज गर्दनी बाग में तकरीबन 26 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। बात करते हैं शिक्षा मंत्री विज्ञप्ति दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, यहाँ धरने पे बैठी हुई है लगातार 26 दिन से। आखिर कितना आवाज सरकार को मिल पा रहा है? आपसे सरकार के बारे में क्या आपका विचार है? सरकार जो है क्योंकि उनको बीपीएससी वाले छात्र का मुद्दा है। उनका समझ में नहीं आता है, उनके मन में ये लालच है कि हम क्यों ना उनको भी मैं बता देना चाहती हूँ कि अपने मन में गलतफहमी मत पालिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा ना कि आप हम शिक्षक अभ्यर्थी, आपको लग रहा होगा कि हम शिक्षक अभ्यर्थी का जो मैटर है इसको हम साल भर 2 साल डिले करके और इससे सीएम और पीएम बन जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आप जले पे नमक छिड़कने का काम बंद कीजिए, ठीक है ना। अब 3-4 साल से हम लोग का मैटर लटका के रखे हैं और शर्म आनी चाहिए आपको अभी भी बोलते हुए। अब 4 साल से आप हम लोग को लटका रहे और कहते क्या है कि हम तो अभी सरकार में आए हैं, हमें कुछ समय दीजिए। सर 4-5 मंथ तो नया सरकार को टाइम मिल चुका है। 22 साल से आप मुखिया बने हुए हैं बिहार में, अब आपको कितना टाइम चाहिए? क्योंकि आप तो विकास पुरुष से पलटू राम का उपाधि आपको मिल चुका है। अब आप क्या चाहते हैं? कितना हद तक आप गिरिएगा? शर्म आनी चाहिए। आप किस युवाओं की बात करते हैं? देखिए कि ये युवा जो है ये तो रोड पे है। आप बहुत आसानी से बीपीएससी हो चाहे जो भी वैसी वैकेंसी हो जिसमें 200-400 वैकेंसी आता है, उनका मुद्दा आपको समझ में आ जाता है, और जिसमें लाखों वैकेंसी आने वाली है उसको जान करके आप लटका के रखे हैं। ये हम लोग को नहीं पता है क्या? हम लोग भी जानते हैं, तो हम युवा भी आपको बता के रख देंगे कि हम युवा जो है, अगर हम आपको सिंहासन पे बिठाना जानते हैं तो गद्दी से उतारने का भी दमखम रखते हैं, ठीक है। और ये आपको 2024 और 25 में आपको दिखेगा। आप बहुत ज्यादा बरगलाने का काम किया और दुर्योधन वाला काम आप हमारे साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमें एक लेटर दे दिया और अभी क्या कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई क्योंकि हमसे ऊपर गवर्नमेंट है, तो क्यों आपने हमारा पूरा साल बर्बाद किया? मैं दीपक सर से पूछना चाहती हूँ, आपने एक लेटर दिया था ना, आप राजनेता नहीं थे ना, आप तो आईएएस अधिकारी थे। आप भी इन राजनेताओं के बाद से मोटिवेट होकर के हमें ठगने का काम कर रहे हैं। और हम अभ्यर्थी भी आपको बता देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग जो डाक बंगला चौराहे पे जो हम लोग प्रदर्शन किए थे वही प्रदर्शन रिपीट होगा और बहुत जल्द आपको दिखेगा। शीतकालीन सत्र से पहले ये हम अभ्यर्थियों का खुलना चेतावनी है आपको, क्योंकि हम अभ्यर्थी यहाँ कम संख्या में बैठे, ये भी हमारी मजबूरी है। हम लोग बेरोजगार अभ्यर्थी, हमारे पास फंडिंग का प्रॉब्लम है, हम लोग खुद से अरेंज करके रखते हैं, तो रोटेशन वाइज बुलाना मजबूरी है हमारी संख्या कम नहीं। आपको संख्या बल इतना ज्यादा दिखेगा ना कि पटना में डाक बंगला से लेकर गर्दनी बाग तक अभ्यर्थी इतने होंगे कि आपको जगह कम पड़ जाएगा, क्योंकि जोश जज्बा और पागलपन आज भी वही है। बस हमने आंदोलन का तरीका बदला है, तेवर नहीं, और बहुत ही जल्द आपको तेवर दिखेगा हम 7 फेज के स्टूडेंट का। तो जी बिल्कुल शुभम बने रहिए हमारे साथ। चलिए बात करिए। कहीं ना कहीं सरकार के तरफ, सरकार को के जो है सरकार के लिए इन लोगों का कहीं ना कहीं आक्रोश दिख रहा है। लगातार ये लोग 26 दिन से जो है 7वें चरण के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। और भी धरना स्थल पर कुछ महिलाएं आई हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? सर रोहतास जिला से आए हैं। रोहतास जिला धरना स्थल पे क्या कुछ कहना चाह रही हैं आप? क्या कुछ डिमांड है? ये चाहते हैं कि सर हम 3 साल से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। जब रोड पे उतरते हैं हम लोग को गुंडा मवाली बनाया जाता है। यहाँ 26 दिन से हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको एक बार मंत्री को आकर मिलना चाहिए ना हम लोग को। तेजस्वी जी लिफ्ट पकड़ के सीएम बने हैं, सीढ़ी चढ़ के नहीं बने हैं, क्योंकि वो पलट कर बने हैं ना, वो पलट कर बने हैं ना। तो लिफ्ट का कोई गारंटी नहीं कि कब कहाँ खराब है, लेकिन हम लोग सीढ़ी बाई सीढ़ी स्टेप बाई स्टेप चढ़े हैं।
बीएड का इंटरेस्ट निकाले हैं, बीएड किए हैं, टिकट निकाला, तब आज यहाँ पे यहाँ कर बैठे हैं सर। उस लिफ्ट को खराब होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी में वो लिफ्ट खराब होगा, क्योंकि वो पलटू की सरकार है। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं देते हैं तो आज हम लोग का हवन कार्यक्रम है, इसके बाद हम लोग शपथ ग्रहण अब करेंगे। मेरे घर में टोटल 18 मेंबर है, एक मेरे नौकरी मिलने से 18 मेंबर ऊपर वोट देते सर। अगर बहुत सारे ऐसे घर के परिवार है जिनके घर में बहुत सारे लोग होंगे, अगर नहीं निकालते नोटिफिकेशन तो हम लोग शपथ लेंगे कि एक हम नहीं, पूरा मेरा परिवार, पूरा गांव, पूरा रिलेशन, अब उनको हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर सोच रहे कि 24 तक लेकर जाएंगे तो ये हम लोग नहीं होने देंगे। 3 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हम लोग बेकार नहीं होने देंगे। सोच रहे हैं कि सबको खुश, तो सबको खुश नहीं रख सकते हैं। वो 3 साल सब क्यों नहीं उनके लिए बहाली निकाला? हम लोग वेट क्यों करें? किसी का डेट पे एक्सपायर हो रहा है सर, वो कैसे ये लोग जॉब करेगा? उनको आकर यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए था। आज बेटी रोड पे तो हम लोग को इज्जत नहीं नीतीश जी को देख रहा है कि बेटी आज घर में रहने वाली बेटी कहाँ आ गई। एक पे हम पढ़े थे कि बेटी तरक्की कर रही है, तो सही में हम लोग तरक्की कर रहे हैं। आज हम लोग को वोट पे होना चाहिए था, आज हम लोग रोड पे आकर बैठ गए। तरक्की तो कर ही रहे हैं, भेजेंगे तब ना हम लोग को क्वालिफिकेशन देखेंगे कि हम लोग के अंदर कितना जज्बा है, क्या हम लोग कर सकते हैं। रोड पे हम लोग किसको दिखा डिग्री अपना? रोड के आदमी को दिखा, स्कूल में जाकर हम लोग अपना डिग्री दिखाते हैं कि कितना मेहनत से। हम लोग कोई बड़े मंत्री के बेटा बेटी नहीं है, एक छोटे मोटे किसानी के घर से आए। कैसे कैसे पापा हम लोग के लिए 1-1.5 लाख रुपया ला कर दिए हैं, तब जाके हम लोग सीटेट निकाले, बीएड निकाले। एक बात बताइए, आज सीएम नीतीश जी से, तेजस्वी जी से हम पूछते हैं कि आप 18 घंटे में अपना सत्ता हासिल कर लिए, आपको अगर 3 साल तक तेजस्वी उप मुख्यमंत्री का अगर पद नहीं मिलता, आप जीत भी जाते, तो आपको कैसा लगता? आज हम लोग यहाँ पे 3 साल से वेट कर रहे हैं। बताइए कि सब अर्हता हम लोग पूरी कर लिए हैं, मात्र हम लोग को टीचर बनना, आप नियमावली का ढांचा दे रहे हैं। आप ये बताइए कि IAS ऑफिसर दीपक सर है, उनसे नियमावली नहीं बने तो हम गारंटी लेते हैं सर कि गर्दनी बाग में आ जाइए, हम लोग के ही मेंबर से करवा लीजिए, हम लोग करके आपको दे देंगे कि नियमावली कैसे बनता है। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, कोई घूस देकर यहाँ पे पास नहीं हुआ, तो नियमावली का झांसा यहाँ मत दीजिए। आप लोग एक से बढ़ के हम लोग बैठे हुए पड़े हुए हैं, नियमावली के झांसा ही हम लोग को दे रहे हैं। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल आक्रोश यहाँ पर जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का साफ नजर आ रहा है। घटनास्थल से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो अभ्यर्थी हैं की आवाज हम तक पहुंचाने की और सरकार तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मिकू पाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा आलोक भी सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर हमारी 12 बजे से चर्चा चल रही है। आलोक, सीधा सवाल सरकार से है कि भाई बहाली दीजिए, बहुत हो गया। एक जो महिला अभ्यर्थी थी उन्होंने सवाल पूछा कि अगर आप पूरे नंबर ले आए चुनाव में और मुख्यमंत्री बनने का मौका न मिले तो कैसा लगेगा? वही परिस्थिति जो है यहाँ के अभ्यर्थियों की है, नाराजगी सत्ता पक्ष से भी है और विपक्ष से भी है। क्या कहेंगे आलोक? बिल्कुल, अभी महिला साथी की जो हमारी थी उनकी बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम लोग शिक्षक बनने की सारी पात्रता रखते हैं। शिक्षक बनने के लिए पहले आपको तो बीएड करना होगा, बीएड करने के लिए एंट्रेंस परीक्षा होता है, वो परीक्षा पास करते हैं हम लोग। उस परीक्षा को पास करने के बाद फिर से आपको सीटेट टेट पास करना पड़ता है। तो 2 परीक्षाएं पास करके जो शिक्षक बनने की पात्रता है वो अभ्यर्थी रख रहे हैं और तब उनको रोड पे बैठना पड़ रहा है। महिला अभ्यर्थी होते हुए भी नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां जब पढ़ गई हैं तो रोड पे बैठी हुई हैं, जॉब के लिए, रोजगार के लिए बैठी हुई है। तो नीतीश सरकार को भी सोचना चाहिए कि कम से कम बेटी को रोड पे बैठने का मौका ना मिले, किस तरह से हमारी बेटी बने, रोड पे जाके आंदोलन करे कि हमारी नौकरी भी लगाइए। जबकि नीतीश कुमार जी महिलाओं को काफी आगे बढ़ाते हैं। उनको सोचना चाहिए कि महिलाएं कैसे मेहनत से, अभी आपने सुना उनका दर्द कि वो किसान परिवार से हैं, कैसे उनके पिताजी ने पैसा का अरेंजमेंट करके उनको बीएड कराया, सीटेट कराया। और कमोबेश यही स्थिति सारे अभ्यर्थियों की है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनकी आकांक्षाएं रहती हैं कि हम टेट सीटेट क्वालिफाई कर गए, बीएड कर गए तो कम से कम हम सरकारी शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं। और जब बिहार में तमाम इतनी वैकेंसियां हैं, आपने खुद देखा होगा, लास्ट डे भी ये चर्चा हुई थी कि लाखों में बहालियां होनी है, लाखों पद खाली हैं। हाई स्कूल +2 में 60 से 80% सीटें खाली हैं, प्राइमरी में 60-70% सीटें खाली हैं। तो जब इतनी सीटें खाली हैं तो आखिर इन सीटों को भरने में इतना देरी क्यों हो रहा है? सरकार में आए हुए भी इतना दिन हो गया और अभ्यर्थियों के दर्द को सुन के हम लोग अपना फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया था और इन चीजों को झेला था। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का यह दर्द है जो बार बार सामने आ रहा है।
बिल्कुल, मिकू भी हमारे साथ बने हुए हैं। मिकू, पूरे मामले पर जारी आपकी क्या राय है, जरा बताइए। देखिए, जो हमारे आलोक भाई बोले कि हमारी एक बहन है जो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रख पा रही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये न तो नीतीश जी के परिवार से न तेजस्वी जी के परिवार से हैं। नीतीश जी के न कोई सगे संबंधी है, न तेजस्वी जी के सगे संबंधी है, सब गरीब गुरबा के बच्चे हैं और इनसे इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इनकी बहन बेटी अगर एक दिन सड़क के लिए आ जाए तो ये सारी मर्यादा को तोड़ देंगे और सारी मतलब अफसरशाही झाड़ देंगे कि कौन अफसर के दायरा में क्या कानून क्या नियम होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि गरीबों का कोई मददगार नहीं होता। गरीब होना ही इस दुनिया में मैम गुनाह है। और हम लोग शिक्षा ग्रहण करके अगर लड़ते हैं तो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। इनको क्या करना है कि झूठी हवाई फायरिंग करना है, चुनावी वादा करना है। हम पूछते हैं कि जो 10 लाख रोजगार के वादा किए थे पहली कलम से, क्या इनका दिमागी संतुलन खो गया था उस समय, या अभी सत्ता आने के बाद में खो गई है? अगर इसी प्रकार से दिमागी संतुलन खो गया है तो कहीं ना कहीं हम लोग इनको सही कर देंगे। और एक चीज और है, मैं आपके चैनल से मैम मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, माननीय तेजस्वी जी को, माननीय नीतीश जी को, यदि आपके बच्चे होते तो आप इस प्रकार से कम से कम राजनीति खेल हम लोगों के साथ नहीं खेलते। सत्ता आती है जाती है अलग बात है, लेकिन कम से कम बिहार के भविष्य और नौनिहाल बच्चे को भी भविष्य देख ले। ये सारी गरीब गुरबे और पिछड़ों अति पिछड़े के बच्चे हैं जो सड़क पर बैठे हैं। कितना नेताओं और कितना राजनेता, कितना अधिकारी के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? आलोक भाई हमारे पढ़ाते हैं, थोड़ा इस बात को वही तुष्टि करेंगे कि आप जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं क्या एक भी नेता मंत्री के बच्चे उसमें पढ़ते हैं? नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं रहता है। इसलिए इन सभी को, युवाओं को प्रति कोई चिंता, कोई संवेदना नहीं होती है। अगर होती तो ये लोग कहते नहीं। और चितरंजन गगन जी या जेडीयू आरजेडी जितने भी प्रवक्ता है अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो जान गए हैं कि हम जाएंगे तो किस मुंह से बात करेंगे। जो भी प्रवक्ता है सभी के मुंह पर कम से कम एक कालिक पोता हुआ है। कालिक जा करके मतलब किस प्रकार से पहले धुलाई करे को हम लोगों के बीच में आए। यही लोग थे जो बड़ी बड़ी बातें, चिकनी चुमड़ी बातें करते थे। और आज सत्ता आ गई है तो बात करने से पहले इन लोगों को 4 बार सोचना पड़ता है कि क्या आपको भी बुलाना पड़ता नहीं होगा पहले मैम अपने चैनल में डिबेट करने के लिए? खुद लोग आतुर होते हैं और आज आप कॉल कीजिएगा तो कहेंगे कि समय ही नहीं है। यही है दुर्दशा बिहार की। मिकू, चलिए अंदर की बात भी आपको बता दूं कि जब आरजेडी विपक्ष में थी तो इस मुद्दे पर चर्चा में आने के लिए ललायत रहती थी। वही परिस्थिति बीजेपी की अभी है कि अगर हम बीजेपी वालों को इस चर्चा में बुलाए तो वो जरूर आएंगे, लेकिन जो सत्ता में रहते हैं वो इस तरीके की डिबेट को अवॉइड करते हैं और व्यस्तता का बहाना बनाते हैं। आलोक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, 6th फेज की बहाली के वो गवाह रहे हैं, खुद प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, पूरे एक्सपीरियंस को उन्होंने गो थ्रू किया है। आलोक देखिए, स्थिति जो है ये है कि भाई यहाँ पर आंदोलन को लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो हमने अगस्त में जिस तरीके से आंदोलन किया था उसी अंदाज में दोबारा करेंगे और सरकार जो है उनके पास जगह कम पड़ जाएगी, जेल में जगह कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो है आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है, सरकार को अब इनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए या ऐसे ही टाल मटोल करते रहना चाहिए? देखिए, सरकार को बिल्कुल इनको सीरियसली लेना चाहिए। काफी दिनों से आंदोलनरत हैं। अभी आपने सुना कि अगर उप मुख्यमंत्री जी अपने आप को इन लोगों के जगह पे रखते, वो चुनाव जीत जाते और उनको उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता तो उनको कैसा फील होता? सेम यही है, शिक्षक बनने की जो भी पात्रता है, बीएड करना हो, टेट पास करना हो, ये सारे पास करके 3 साल से बैठे हुए हैं, 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई बार आश्वासन मिला, एक बार लिखित आश्वासन भी मिला, लिखित आश्वासन भी फेल हो गया। अभ्यर्थी काफी उससे नाराज हो चुके हैं और उन्होंने कहा भी है कि हम अब शांति का रास्ता, गांधी जी का रास्ता छोड़ेंगे और कहीं भगत सिंह का रास्ता अपनाएंगे। ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और इनसे बातचीत, सबसे पहले तो बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करके जो भी उनकी चीजें हैं वो बतानी चाहिए, क्योंकि अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी ठोस घोषणा नहीं की जा रही है कि आखिर वो नियमावली कब देंगे, जनवरी में देंगे, दिसंबर में देंगे, 2023 में देंगे, 24 में देंगे, क्या करेंगे? कोई उनका एजेंडा क्लियर हो ही नहीं रहा है और ना कोई इस विषय पर कोई मुंह खोलने को तैयार है। अभ्यर्थियों के बीच सब्र का बांध टूट गया है। अगर कोई भी तरह का गलत कदम उठाते हैं तो इसके लिए सरकार और उसके अधिकारी जिम्मेवार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अब एक आश्वासन यहां से हम अपने अभ्यर्थियों को ये देना चाहेंगे कि लगातार इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे। आज हमने जो है इनवाइट भी नहीं किया पार्टियों के प्रवक्ताओं को, इसलिए क्योंकि आज हम चाह रहे थे कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात सरकार तक पहुंचे, बिहार तक के स्क्रीन के जरिए। कल हम एक बार फिर से जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के प्रवक्ताओं को बुलाएंगे।
आता कौन है, ये बड़ा सवाल है कि वो आएंगे या फिर कोई बहाना तैयार रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच अभ्यर्थियों का आक्रोश दिखाई दे रहा है और जब तक बहाली नहीं होगी, गाहे बगाए इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा हम करते रहेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आलोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिकू पाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पटना से हमारे संवाददाता जो है शुभम निराला गर्दनीबाग धरना स्थल से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार।